फर्दर ब्रेकअप है। ठीक है, चलें, तो जबरदस्त हो गया। मैंने आप लोगों को कितने होम असाइनमेंट्स दिए थे? एक ही दिया था, सिर्फ 2 दिए थे ना? 2 दिए थे। कॉस्ट एंड जो मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस हैं वो कैलकुलेट करने थे। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्लास वर्क नंबर 7 पे। जी जनाब, क्लास वर्क नंबर 7 में बताइए कोई मसला? कैरेट पीएलसी प्राइस मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट करनी थी। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस बेसिकली यूजेज वेरिएंस का फर्दर ब्रेकअप है। ठीक है, चलें, तो जबरदस्त हो गया। जी अब्दुल्ला, पूछिए इसमें क्या इशू है? किधर है स्टैंडर्ड कॉस्ट? हमारे पास कितनी है इसकी? इसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ फॉलोइंग स्टैंडर्ड रेवेन्यू एंड कॉस्ट डेटा। अच्छा, पहली बात तो ये कि इन्होंने हमें डायरेक्ट लेबर बताया हुआ है 0.45 आवर्स एट ₹6 पर आवर। पहली बात तो ये कि जो स्टैंडर्ड डेटा है, स्टैंडर्ड डेटा में उन्होंने हमें ये नहीं बताया हुआ कि हमारे पास स्टैंडर्ड आइडल टाइम कितना है ना? अगर हमने आइडल टाइम को अपने स्टैंडर्ड में इनकॉर्पोरेट, मतलब अगर हमने आइडल टाइम का पहले से हिसाब किताब रखा होता तो फिर मेरी बात सुन लीजिए, अगर हमें पता होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, मैं एक नया बिजनेस हूँ, है ना? मैं आपके सामने 2 सिनेरियोस प्रेजेंट कर रही हूँ। पहले सिनेरियो में मैं आपको ये कहती हूँ कि मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, मुझे पता है कि उसमें थोड़ा सा आइडल टाइम लगेगा लेबर का। ठीक है, मुझे पता है कि आइडल थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट के मतलब उसका मैंने स्टैंडर्ड भी रख लिया। मैंने कहा कि भाई स्टैंडर्ड आवर्स वर्क मेरे इतने होंगे, आइडल टाइम मेरा इतना होगा, स्टैंडर्ड आवर्स जो मैंने पेमेंट करनी है उसका लेबर कॉस्ट इतनी होगी। तो वो अगर आपको उसने आइडल टाइम पहले से, यानी कि ये समझें कि पहले से अगर बजटेड हो या पहले से पता होगा मैनेजमेंट को कि भाई इस प्रोसेस में आइडल टाइम लगना ही है, तो वो आपको स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन में या तो स्टैंडर्ड रेट का पार्ट बना के या अलग से बता देगा। अब अगर हम इस पूरे सिनेरियो को ये देखते हैं तो हमें नजर आता है कि स्टैंडर्ड के डेटा में कहीं पे भी आइडल टाइम मेंशन ही नहीं है। तो जब तक हमने यहाँ तक पढ़ा, जब हमने क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ा, तो हमें क्या लगा? हमें लगा कि शायद आइडल टाइम तो है ही नहीं, है ना? आइडल टाइम तो है ही नहीं, वरना वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड वाले डेटा में मेंशन कर देता। या तो टोटल, पहली बात है कि यहाँ पे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही, हर कंपोनेंट को उसने अलग अलग बताया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट लेबर का जो ₹6 पर आवर है, अगर इसमें उसने आइडल टाइम इनकॉर्पोरेट किया होता तो वो मेंशन कर देता, ना किया होता तो वो आइडल टाइम की डिटेल्स अलग से फिर भी मेंशन कर देता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई स्टैंडर्ड टाइम था कितना आइडल आवर्स का, तो वो 0 था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टैंडर्ड आपका आइडल टाइम का 0 था, लेकिन एक्चुअल आइडल टाइम आपका लग गया, तो जाहिर सी बात है फिर आइडल टाइम वेरिएंस तो आएगा ना, है ना? आपका स्टैंडर्ड टाइम आइडल था 0, आपने स्टैंडर्ड कोई रखा हुआ ही नहीं था आइडल टाइम का। आप कह रहे थे कि ये ऐसी प्रोडक्शन है कि इस पे कोई आइडल टाइम लगना ही नहीं चाहिए, तो आपने स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं था उसका कोई। इज दैट क्लियर? तो जब आपने उसका, ये बात पहले भी मुझे याद पड़ता है, एक और सवाल में भी ये इशू अराइज हुआ था कि उसमें आप कह रहे थे कि भाई इसमें तो कोई स्टैंडर्ड आइडल टाइम उन्होंने बताया ही नहीं है, इनकॉर्पोरेट किया हुआ है नहीं किया हुआ, कुछ मेंशन नहीं हुआ हुआ, तो हम क्या समझेंगे ₹6 पर आवर के अंदर स्टैंडर्ड टाइम बिल्ट इन हुआ हुआ। तो मैंने उसमें भी, मुझे याद पड़ता है, मैंने आपको यही बताया था कि उस सवाल में इसका मतलब है हमने कोई स्टैंडर्ड रखा ही नहीं था आइडल टाइम का। हम कह रहे थे कि इसमें आइडल टाइम लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली लग गया तो वेरिएंस तो आएगा ना, आइडल टाइम वेरिएंस तो आया, यानी कि आपने जितना आपने आइडल टाइम लगाया वो आपका एडवर्स में आ गया, वो सारा का सारा एडवर्स है, वो आना ही नहीं चाहिए था। इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली मोहसिन, आइडल टाइम के बारे में स्टैंडर्ड डेटा में अगर तो उन्होंने भले रेट इनकॉर्पोरेट किया हो या रेट इनकॉर्पोरेट ना किया हो, अगर तो उन्होंने स्टैंडर्ड रखा है ना आइडल टाइम का, तो वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर क्वेश्चन खामोश है स्टैंडर्ड रेट के बारे में, स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर आइडल टाइम का कुछ मेंशन ही नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं आइडल टाइम का। क्लियर होगी बात? हाँ जी, चलें, क्लास वर्क 7 के अंदर और कोई मसला? यही एक प्रॉब्लम था। क्लास वर्क 8 के ऊपर आते हैं। क्लास वर्क 8 में वो क्या कह रहा है? अगेन आपको इतने बड़े बड़े टेबल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप अगर वही 3 कॉलम्स बनाएंगे, एक्चुअल क्वांटिटी एट एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, वो करेंगे और आप नीचे नॉर्मल वर्किंग्स के थ्रू करेंगे। क्लास वर्क नंबर 8 में यील्ड और यूजेज वेरिएंस करवा दें, बाकी सब हो गया। कॉस्ट, प्राइस, मिक्स, तीनों गए। अभी देखते हैं उसको, यील्ड वेरिएंस की बात कर रहे हो अब्दुल्ला? आर यू टॉकिंग अबाउट यील्ड वेरिएंस? मुझे पार्ट्स बता दें कौन कौन से पार्ट सॉल्व करवाने हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अच्छा जी, पहली बात तो ये कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए है? ठीक है जनाब अब्दुल्ला, देख लेते हैं क्या कहता है ये। पेलिकन लिमिटेड, अच्छा जी, मुझे क्या क्या आपने रिक्वेस्ट किया है? यील्ड और यूजेज करवाना है, यील्ड वेरिएंस कराना है और यूजेज वेरिएंस कराना है, और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की डिस्कशन हो रही है। अच्छा जी, Pelican Limited produces and markets a single product Zeta. The company uses a standard costing system. ठीक है जनाब, following is the standard material mix for the production of 400 units of Zeta. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड उन्होंने बता दिया। क्या कह रहा है वो कि 400 यूनिट्स के लिए, अब्दुल्ला ये मेरे ख्याल से आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, 400 यूनिट्स के लिए 30 किलो मटेरियल एक का इस्तेमाल होना है, तो एक यूनिट के लिए कितना होना है? इसका कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो एक यूनिट के लिए कितना होना है, इसीलिए तो उसने 30/400 और 25/400 किया है। ये जो उसने आपको बताया, ये आपको पर यूनिट थोड़ी बताया, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं बताई हुई, ये स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेटा फॉर 400 यूनिट्स है, पूरा सामने लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, ये टोटल 400 यूनिट्स का है।
खुद ही कह रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ 400 यूनिट्स ऑफ जीटा क्या है कि 400 यूनिट्स के लिए 30 किलोग्राम मटेरियल ए का लगेगा, 400 यूनिट्स के लिए 25 किलोग्राम मटेरियल बी का लगेगा। तो मुझे बता दें एक यूनिट ऑफ जीटा के लिए कितना मटेरियल है और मटेरियल बी लगेगा 30 ओवर 400 और 25 ओवर 400, सिंपल एज दैट। आपने एक्चुअल प्रोडक्शन की कितनी 192, तो जाहिर सी बात है क्या हमारे पास होगी पर यूनिट मटेरियल ए मटेरियल बी जितना लगेगा उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब बात क्लियर है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसका मतलब ये हो गया कि पर यूनिट मटेरियल ए और मटेरियल बी कितना लगेगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस रखें, 3 डेसिमल प्लेसेस रखें, थोड़ा बहुत आपका आंसर पीछे से हो सकता है डिफरेंट हो। 300 ओवर 400 यानी कि 0.08 केजी मटेरियल ए का लगेगा और 25 ओवर 400 यानी कि 0.06 केजी लगेगा आपका मटेरियल बी का पर यूनिट। ठीक है, तो बात क्लियर होगी। अब 192 यूनिट्स के लिए कितना है, 192 इंटू 0.08, 192 इंटू 0.06, तो स्टैंडर्ड आ गया। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं कि जी यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करवा दें। अच्छा जनाब, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनता है? हाँ जी, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, नहीं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। हम ये कहते हैं कि अगर हम मिक्स को वही रखें जो स्टैंडर्ड था तो हमने कितनी क्वांटिटी डाली, कितनी डालनी चाहिए थी फॉर एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। यस, तो जरा मुझे इसमें बताइए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, ये सारा आपके साथ आपसे टेबल बन गया था, ये पूरा जो टेबल था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल मिक्स और एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। हाँ जी बताएं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स क्या है जी, कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना चाहिए था? आधे से ज्यादा काम तो मैंने करवाई दिया है ना, 0.08 केजी लगना चाहिए पर यूनिट। तो मुझे बताइए 192 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल ए कितना लगना चाहिए, 192 इंटू 0.08 है ना। ठीक है, फिर उसके बाद चले इसको डेसिमल्स में कर देते हैं, अप टू 1 और 2 डेसिमल प्लेसेस। मेरे पास 15.36 आ रहा है एमएन, हाँ 14.4। ठीक है, ये आपका राउंडिंग ऑफ का मसला है ना, राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंट आएगा। मैंने अगर सिर्फ मैं 0.08 लूं तो मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, तो राउंडिंग ऑफ की वजह से मसले होंगे, फिक्र नहीं करनी। ठीक है, तो चलें इसको हम एक काम ही करते हैं, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे राउंडिंग ऑफ के मसले हैं। लेकिन अगर आप अप टू 2 भी ले लेते हैं, इन्होंने क्वेश्चन में कुछ मेंशन तो नहीं किया हुआ ना कि आप टेक योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3, वी कैन टेक अप टू 2, इट्स ओके। ठीक है, तो 14.4 ये आंसर आ गया और 192 मल्टीप्लाई बाय, मैं पूरी अमाउंट ले रही हूँ, पूरी अमाउंट ले हो ज्यादा बेहतर है, और 12 आ गया। क्लियर होगी बात। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स आपके पास आ जाता है इतना। ठीक है, फिर उसके बाद बारी आती है एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स। एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स आपको हमेशा दी हुई होगी। ठीक है, तो 192 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने 16 किलोग्राम ए के इस्तेमाल किए, 13 किलोग्राम बी के इस्तेमाल किए, टोटल क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल की, 29। अब आपने इसी 29 के साथ काम करना है ना। अब आपने ये कहना है कि अगर इसी 29 को मैं स्टैंडर्ड रेशियो में अप्लाई करती, है ना, अगर मैं इसी 29 को स्टैंडर्ड रेशियो में अप्लाई करती तो कितना होना था। तो मैं ये इस तरह से भी कर सकती हूँ ना, 29 इंटू 14.4 डिवाइडेड बाय 26.4, है ना, इस तरह से करूं, या मैंने बेसिकली इनका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो इस्तेमाल कर लिया। इज दैट क्लियर? सिमिलरली मैं ये काम भी कर सकती हूँ, इसको इसी तरह से मैंने किया 29 इंटू 12 ओवर 26.4, मैंने स्टैंडर्ड रेशियो बेसिकली जो है वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो 15.82 एंड 13.18। अब यील्ड वेरिएंस आप आराम से निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट पर केजी आपको गिवन है मटेरियल ए मटेरियल बी का, तो यील्ड वेरिएंस आपका निकल आएगा। यील्ड वेरिएंस याद रखिएगा, मटेरियल ए का अलग कैलकुलेट होगा, जितने मटेरियल होंगे उतनी ज्यादा फिर वेरिएंसेस आपको अलग अलग कैलकुलेट करने होंगे। मटेरियल ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स 14.4 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स कितना है, 15.82। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट पर केजी, सारी फिगर्स हम किलोग्राम्स में ले रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 240। बी का क्या हो जाएगा, बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स 12 माइनस 13.18 मल्टीप्लाइड बाय बी का स्टैंडर्ड रेट कितना है, 320। जी जनाब, कौन पूछ रहे थे यील्ड वेरिएंस, होगी बात क्लियर? जी यील्ड वेरिएंस कौन कह रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, हसनैन थे, साइम थे जी, साइम बच्चे क्लियर है। दूसरा आपके पास यूजेज वेरिएंस है। यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, या तो आप यील्ड और मिक्स वेरिएंस को ऐड कर लें, सिंपल हो जाएगा, है ना। आपके पास क्या है, आपने मिक्स वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया, आपने यील्ड वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया, मिक्स और यील्ड वेरिएंस को ऐड कर लें, यूजेज वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, एडवर्स है तो एडवर्स और एडवर्स दोनों ऐड हो जाएंगे, एडवर्स और फेवरेबल है, अगर दो सेपरेट है तो वो नेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है साइम, चाहे तो वो कर लें, चाहे तो आप इसका फॉर्मूला लगा दें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। आपने कौन सी लेनी है, आपने यूजेज वेरिएंस के लिए ये और ये लेना है ना, एक्चुअल क्वांटिटी लेनी है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेनी है। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? और बताएं, और किसी को कोई मसला? चले जनाब, क्लास वर्क नंबर 8 तो हमारा हो गया। अब हम आते हैं जरा डिस्कस हमने करना है थोड़ा सा नॉर्मल लॉसेस और मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस। ठीक है, अच्छा आज आप लोगों का फीडबैक होगा
क्लास में, क्लास के एंड पे, तो काइंडली तकरीबन 11 बजने में 4-5 मिनट पहले मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं क्लास वहीं पे फिर रोक लूंगी क्योंकि मैं से दूर जाएंगी फीडबैक लेने के लिए। तो काइंडली कोई भी 11 बजे से पहले या फीडबैक देने से पहले जो है वो क्लास को लीव मत करें। बेटा अनस, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 होम असाइनमेंट आपका होगा, ठीक है। अभी जरा उसको मैं रेफर कर रही हूँ, क्लास वर्क 7 और 8 के अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको भी रेफर कर रही हूँ। लेट मी प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर्स फर्स्ट, ठीक है। फिर आप बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा, कल हम डिस्कस कर लेंगे आपके क्वेश्चंस इफ यू ओके विद इट। या अगर आप कहते हैं तो मैं अगले जो अभी मैंने आप लोगों को मैंने कहा था ना कि जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन रह जाएंगे वो मैं आपको दे दूंगी आज होम असाइनमेंट, और वो होम असाइनमेंट होगा 3-4 दिन का बेसिकली, ठीक है। तो आज जैसे थर्सडे है, थर्सडे को मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, तो वो मंडे उसका जो है वो फाइनल डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में फिर जो इश्यूज आएंगे, अगेन वही वाली बात होगी, जो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा उसी का भला है, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस खुद नहीं कराने, वो आप खुद करेंगे। उनमें जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, वो हम मंडे या ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सारा असाइनमेंट देना है अनस, ये जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कह रहे हैं वो भी करवा दें, वो आप खुद करेंगे। और जी बिल्कुल पूछिए मोहसिन। जी 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 बिल्कुल, अगले हफ्ते का मैंने आपसे कमिट कर लिया ना, बजटिंग की एक्स्ट्रा क्लास भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह। चलिए मोहसिन आप अपना क्वेश्चन लिखो, मैं आगे जब इसको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अब होगा क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर हमें क्या चीज देखनी है। अब अगर आपके पास नॉर्मल लॉस एक हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रही हूँ कि भाई हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट उसने बता दिया। अगेन अभी हम मटेरियल्स में ही घूम रहे हैं, है ना। अभी हमने लेबर या ओवरहेड वो तो करके हम खत्म कर चुके हैं, अब हम वापस से मटेरियल को सिर्फ फोकस करें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में उसने आपको ये बता दिया कि जी स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट क्या है कि आप मटेरियल ए का 5 kgs इस्तेमाल करते हैं और उसकी कॉस्ट पर केजी है 10 रुपीज, ठीक है। मटेरियल बी के आप 3 kgs कंज्यूम करते हैं एक यूनिट में, ठीक है, और उसकी कॉस्ट पर केजी है फॉर एग्जाम्पल 15 रुपीज, ठीक है। फिर आपको यानी कि टोटल आप इसका मतलब है लगाते कितना है, आप टोटल अपने प्रोसेस में डालेंगे कितना एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए स्टैंडर्ड, वो डालेंगे 8 kgs, ठीक है। यहाँ तक बात तो समझ आ गई। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि क्वेश्चन में जो हमारा प्रोसेस है उसकी एक इनहेरेंट नेचर है कि जितना भी आप इनपुट करेंगे ना उसका 10% आपका नॉर्मल लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, स्टैंडर्ड उसने हमें बता दिया है कि स्टैंडर्ड आपके पास ये बनता है कि 5 किलो आपने मटेरियल ए के डालने हैं प्रोसेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। मटेरियल बी के आपने 3 kgs डालने हैं, तो कितने केजीज आप टोटल डालेंगे, 8 किलोग्राम आपने इनपुट करना है मटेरियल ए और मटेरियल बी का, ठीक है। जिसमें से कितना 0.8 केजीज आपका क्या हो जाएगा, 0.8 केजीज आपका नॉर्मल लॉस में चला जाएगा। क्लियर होगी ना बात, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आउटपुट बनता है, याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेटा वो आपको 100% कंप्लीट देगा, आइडियली उसको 100% कंप्लीट देना चाहिए, ठीक है। कितना इनपुट करना है, लॉस कितना होगा, आउटपुट कितना होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली हमारे पास जो आउटपुट होगा वो कितने किलोग्राम्स का होगा, फिर 7.2 kgs का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। उसने आपको पूरा स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट जो है वो दे दिया, ठीक है। फिर वो आपको ये कह रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ना वो आपकी हुई है फॉर एग्जांपल 1500 यूनिट्स, ठीक है। और अब वो आपको कह रहा है कि भाई मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। बाकी डेटा उसने आपको नहीं दिया, एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी वो देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहला आपसे रिक्वायरमेंट मांग रहा है कि आप मुझे ये कैलकुलेट बता दें कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स क्या है। हाँ जी, हम कितना क्वांटिटी डालेंगे 1500 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, हमें कितनी ए और बी की क्वांटिटी चाहिए। बहुत सिंपल सिनेरियो है, मैं ये आपको बता दूं। सिर्फ इसमें नॉर्मल लॉस की एक चीज डाल दी है जस्ट टू मतलब मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, कंफ्यूज कोई ना हुए नॉर्मल लॉस को की वजह से। जी क्या ख्याल है, कितना डालेंगे, क्या होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड में, जरा 2 मिनट लेके सोचें। मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे ए और बी कितना डालना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कितना कंज्यूम होना चाहिए ए और बी। पता नहीं, खुद हसनैन जरा सोच के बताएं क्या होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है। 1500 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कितना मटेरियल ए रिक्वायर्ड है, कितना मटेरियल बी रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड मिक्स में, बस ये बात है, ये सिंपल पूछ रही हूँ। पॉइंट इसमें क्या है, नॉर्मल लॉस की वजह से बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मल लॉस को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, पता नहीं क्या रॉकेट साइंस लगा रहे होते हैं, कुछ भी नहीं करना। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, इधर देखें। 1500 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कितना मटेरियल ए का स्टैंडर्ड चाहिए, 5 किलोग्राम पर यूनिट, सिंपल एज दैट। पॉइंट 9, वही तो मैं कह रही हूँ, रॉकेट साइंस पता नहीं क्यों लगाते हैं, लगाने की जरूरत क्या है, रॉकेट साइंस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सना ने इनटू, अच्छा आप तो मुझे वैल्यू बता रहे हो ना बेटा, 10 और 15 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए सना, तो इसका मतलब यू डन इट राइट, ठीक है। सिंपल क्या करना है, और 0.5 नहीं है 5 है, 5 किलोग्राम है ना,
और स्टैंडर्ड डेटा पर यूनिट है। बड़ा सिंपल है बेटा, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ कि कंफ्यूज कुछ नहीं होना। इधर देखें, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए 5 किलोग्राम मटेरियल लेके चाहिए, है ना। एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए मटेरियल ए के 5 किलोग्राम लगेंगे, मटेरियल बी के 3 किलोग्राम लगेंगे, 0.8 किलोग्राम डैमेज हो जाएगा और बचेगा कितना 7.2 किलोग्राम। लेकिन मटेरियल ए और बी के लगेंगे कितने, वही 5 और 3 किलोग्राम। इसमें तो मसला तो नहीं है ना। एग्जैक्टली यूजेज में तो वो इंकॉर्पोरेटेड रहेगी ना। मोहसिन वही कल वाली बात, आपने कल मेरे से सवाल पूछा था राइट। तो क्या होगा, मैं कहूंगी कि भाई मैंने लगाना कितना, मैंने कंज्यूम कितना करना है मटेरियल ए का, तो वो 5 किलोग्राम है। 5 में से कुछ डैमेज हो जाएगा, कुछ आउटपुट में चला जाएगा, 3 में से कुछ डैमेज हो जाएगा, कुछ आउटपुट में चला जाएगा। तो मैंने तो फोकस करना है कंज्यूम के ऊपर। मैंने तो मिक्स और यील्ड वेरिएंसेस, कंजम्पशन, यूजेज वेरिएंस के लिए मैंने तो ये देखना है कि मैंने लगाना कितना है मटेरियल। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो सिंपल हो गया ना। 1500 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 1500 इंटू 5 यानी कि 7500 किलोग्राम मेरा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। इज दैट क्लियर। बड़ा सिंपल सी बात है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स मेरी क्या हो जाएगी, 7500 किलोग्राम मटेरियल ए के लिए 1500 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक यूनिट पे 3 किलोग्राम लग रहा है, तो 1500 यूनिट्स पे कितना किलोग्राम लगेगा, वो लगेगा 4500 किलोग्राम। दैट्स इट। तो टोटल इसका मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा कितना है, इट्स 1200 किलोग्राम। दैट्स इट, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स आपके पास क्या है, 7500 और 4500 किलोग्राम। एक और एग्जांपल लिखें। गौर से पढ़ना है सब चीजों को। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब बताएं, पूरा एग्जांपल सही से पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेटा फॉर 50 यूनिट्स, मटेरियल ए, मटेरियल बी, ये 50 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग का स्टैंडर्ड डेटा बताया इन्होंने। एक्चुअल प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स। व्हाट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, मटेरियल ए का, मटेरियल बी का। जी ए का 1000, बी का 2500। देख लेते हैं क्या है। 5000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने किलोज लगेंगे, 10/50, 1000। वेरी गुड। 5000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने किलोज लगेंगे, 25/50। वेरी गुड, 2500। बात समझ आ गई। अगर 50 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए 10 किलोग्राम लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट कितना लगेगा, मटेरियल ए का पर यूनिट कितना लग रहा है, 10/50, है ना। क्लियर होगी ना बात। 10/50 लग रहा है मटेरियल ए का पर यूनिट, 10/50 किलोग्राम। इज दैट क्लियर। और मटेरियल बी का कितना लग रहा है, 25 किलोग्राम लग रहे हैं 50 यूनिट्स पे। तो एक यूनिट पे इसका मतलब है कि कितना लग रहा है, 0.5 किलोग्राम। इज दैट क्लियर। तो अगर पर यूनिट है 0.2 kg, तो 5000 यूनिट्स के लिए कितना बन जाता है, 1000 किलोग्राम। और ये सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। ठीक है, चलें जी। अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, आपका यहाँ पे आउटपुट जो है ना, वो भी किलोग्राम्स में होता है। ठीक है, आपका मटेरियल भी किलोग्राम में लग रहा है और आपके आउटपुट भी यूनिट्स में नहीं है, किलोग्राम्स में। फॉर एग्जांपल मेरा जो वो है, फॉर एग्जांपल मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो है कि मैं जो हूँ वो व्हीट, जो फ्लावर है ना, आटा, उसको मैन्युफैक्चर करती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा मटेरियल भी, रॉ मटेरियल भी किलोग्राम्स में डलता है ना। मेरा जो व्हीट है, जो गंदुम है, वो भी मेरा किलोग्राम्स में है और मेरा आउटपुट भी किलोग्राम्स में ही मेजर होता है। तो फिर हमारा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। स्टैंडर्ड डेटा फॉर 50 kg। अब क्या होगा, 50 किलोग्राम का जो आउटपुट है उसका मेरा डेटा क्या है। फॉर एग्जांपल मटेरियल ए, अब वही हिसाब किताब है। मटेरियल ए फॉर एग्जांपल मैं लगाती हूँ 100 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹50 पर kg, कुछ भी हो सकता है वैसे तो, है ना। और मैं मटेरियल बी लगाती हूँ 50 किलोग्राम एट द रेट ऑफ ₹75 पर kg। हाँ जी। अब मेरे पास एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ना, वो किस में आ रही है, वो मेरे पास आ रही है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, सॉरी, नॉर्मल लॉस भी तो इनकॉर्पोरेट करना है इसमें, नॉर्मल लॉस भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है। टोटल कितना हो गया, 150। ठीक है, 7.5 kg आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल लॉस। पीछे कितना बचा, 142.5। ठीक है, क्लियर होगी बात। मेरे पास कुछ ये हिसाब किताब बन रहा है। ठीक है,
आप जो इनपुट करते हैं वो इनपुट जो है वो मैं किलोग्राम्स में ले आई, ठीक है। और ये अगेन मैंने इसमें वो भी मिक्स कर दिया क्वेश्चन के अंदर कि अगर आपके पास जो है वो पर यूनिट डेटा ना गिवन हो बल्कि स्पेसिफिक मतलब एक वेट ऑफ आउटपुट के बारे में बताया हुआ है कि 50 किलोग्राम पर किलोग्राम नहीं, यहाँ पे 50 किलोग्राम का आपको स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ना वो है फॉर एग्जाम्पल 500 kg, ठीक है। अब वही रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अब आपके पास डेटा जो है ना वो इन्होंने जो आउटपुट दिया हुआ है वो भी अब किलोग्राम्स में है ना, जो हमारे पास मटेरियल है वो भी किलोग्राम्स के अंदर है और जो हमें आउटपुट दिया हुआ है वो भी किलोग्राम्स के अंदर है। तो अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यूनिट्स के केस में हम ये वाली चीज अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम जरूर अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बात बताइए 5000 किलोग्राम जो आपका आउटपुट है, अब अगर मैं उस पर 90%, 95% और 5% वाली बात करूं तो बात समझ में आती है। यूनिट्स के केस में हम बात नहीं कर सकते थे वो, है ना, यूनिट्स के केस में हम बात नहीं कर सकते थे, लेकिन इस केस में हम ये बात जरूर कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, मेरी बात गौर से सुनिएगा। मैंने जितना भी मटेरियल इनपुट किया था उसका 95% बनता है 5000 किलोग्राम्स। इज दैट क्लियर, है ना, क्योंकि मैंने जितना मटेरियल इनपुट किया था, मैंने जितने किलोग्राम्स डाले थे उसमें से 5% तो डैमेज हो गए, 5% तो नॉर्मल लॉस में चले गए और जो रिमेनिंग 95% है वही तो 5000 किलोग्राम है ना, जितना भी मैंने मटेरियल डाला था। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब हम मटेरियल ए और मटेरियल बी का किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अपना स्टैंडर्ड मिक्स जो है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये आपके पास क्या है, कितने किलोग्राम लगने हैं, 1 किलो मतलब 1 किलोग्राम ऑफ आउटपुट पे कितने किलोग्राम मटेरियल लेके लगने हैं, 100 किलोग्राम लगने हैं। इसके ऊपर उसने बता दिया है 50 केजीज में। तो पहले तो ये रेशो तो हमें समझ में आ गया ना। 1 किलोग्राम का अगर आउटपुट चाहिए तो आपको कितने किलोग्राम मटेरियल ए के डालने पड़ेंगे, ये आपके पास आ गया 2 किलोग्राम। यहाँ तक बात समझ आ गई। 1 किलोग्राम आउटपुट के लिए आपको कितने किलोग्राम चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए ना। यहाँ तक बात समझ आ गई। आपने उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5000 केजी से। यहाँ पे वर्किंग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है वर्किंग, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो 5000 किलोग्राम है ना, दिस शुड बी नेट ऑफ नॉर्मल लॉस, यानी कि दिस शुड रिप्रेजेंट 95% ऑफ इनपुट। इज दैट क्लियर। हमने ये कैलकुलेट करना है कि जो पीछे अल्टीमेटली हमारे पास आउटपुट बचता है, यानी कि 5000 किलोग्राम जो आपके पास है, वो अब आपने इस्तेमाल करने अपनी कैलकुलेशन के अंदर, और जो कि बिल्कुल यूनिट्स वाली कैलकुलेशन में कोई मसला नहीं है, लेकिन वो 95% और 5% वाली बात अब हम यहाँ पे डिस्कस जरूर कर सकते हैं। यहाँ जी यहाँ पे ये हिसाब किताब बनता है। इज दैट क्लियर। वर्किंग में कोई फर्क नहीं है, आपने लेना है एक्चुअल जो आपके पास प्रोड्यूस्ड है फिनिश गुड्स के किलोग्राम्स के अंदर, सिंपल वो लेना आपने, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन 95% ऑफ इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसलिए वाली बात ऊपर इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि ऊपर जो वो यूनिट्स और किलोग्राम्स का डिफरेंस था, ऊपर हमने इनपुट किया था किलोग्राम्स और हमारे जो आउटपुट थे ना वो निकल रहे थे यूनिट्स की शक्ल में, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, बैक एंड पे तो 95 और 5% वाली बात उधर भी अप्लाई होती है, ठीक है। बैक एंड पे 95 और 5% वाली बात उधर भी अप्लाई हो रही है। मैं भी आपको एक और एग्जांपल कराती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे जरा वर्किंग करना है इसको, 100/50 इंटू 5000, ठीक है, ये हो गया। और दूसरे सिनेरियो में क्या हो जाएगा, 50/50 इंटू 5000। अभी तो मैं बात कर रही हूँ इसका अल्टीमेटली इम्प्लीकेशन क्या है, वो जरा उसके लिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल करवा देती हूँ, उससे इंशाल्लाह आपको और क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको स्टैंडर्ड बताया हुआ है कितने, 45 किलोग्राम का, ठीक है। स्टैंडर्ड उन्होंने बताया हुआ 45 किलोग्राम का। वो क्या कह रहा है, मटेरियल ए और मटेरियल बी काम करते हैं। मैं यहाँ पे 45 किलोग्राम नहीं आपको बता दी लिखी, ठीक है, बस स्टैंडर्ड डेटा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कह रहा है कि मटेरियल ए का आपने इस्तेमाल करना है 20 केजीज, मटेरियल बी का आप इस्तेमाल करेंगे 30 केजीज। इनपुट आपने किया, ठीक है, मटेरियल ए का इनपुट किया 20, मटेरियल बी का इनपुट किया 30, टोटल आपने इसका मतलब कितने इनपुट कर दिया, 50 किलोग्राम, ठीक है। 50 किलोग्राम जब इनपुट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेटा में आपको बताया हुआ है कि जी आपका नॉर्मल लॉस होगा 5 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली पीछे बनता कितना है, यहाँ तक बात समझ आ गई। ये आपके पास आ गया टोटल आउटपुट। इज दैट क्लियर। पहली बात तो ये मैं आपको ये एक्सप्लेन जरूर कर दूं, इस तरह का कोई भी आपको डेटा गिवन हो, पहली बात तो मुझे ये बताएं, यहाँ पे सिनेरियो ये हो रहा है कि आपको आउटपुट भी किलोग्राम्स में ही बताया जा रहा है। किस तरीके से, ये देखें, इनपुट हुआ 20 केजीज, मटेरियल बी का 30 केजीज डाला, नॉर्मल लॉस जो है वो 5 किलोग्राम है, आउटपुट है 45 किलोग्राम। यहाँ पे उसने आपको बता दिया कि जो एक्चुअल डेटा है वो क्या है, वो जरा एक दफा देख लेते हैं। एक्चुअल डेटा वो कह रहा है मटेरियल ए का हमने डाला है 2200 केजीज, मटेरियल बी का हमने डाला है 3450 केजीज। ये करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी सारी। टोटल हमने कितना इनपुट किया, 5650, ठीक है, टोटल इनपुट हमने किया 5650 केजीज। एक्चुअल जो लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस आपका हुआ है 250 किलोग्राम का, ठीक है। कॉपी करें ना साथ साथ, स्टैंडर्ड भी आ गया हमारे पास और हमारे पास एक्चुअल भी आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने हमें एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो अगेन किसमें दिया हुआ है, किलोग्राम्स में दिया हुआ है, यूनिट्स में नहीं दिया हुआ, ठीक है। उन्होंने हमें एक्चुअल प्रोडक्शन किसमें दिया हुआ है, किलोग्राम्स में दिया हुआ है। इस तरह का डेटा आपके पास है और आपसे रिक्वायर्ड ये है कि आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। अब आपको मेरी वाली बात ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। ये देखें,
स्टैंडर्ड डेटा उसने बता दिया। जब हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन इन यूनिट्स होती है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स बता देगा कि भाई हमने इतने यूनिट्स टोटल मैन्युफैक्चर किए। जब आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन किलोग्राम्स में आ रहा होगा तो वो इस चीज को कुछ इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकता है, इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकता है। मैं एक लाइन में ये भी बता सकती हूँ कि मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन 5400 किलोग्राम्स था, या फिर मैं 5400 किलोग्राम्स को इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकती हूँ, जो कि मैं यूनिट्स के हिसाब से केस में नहीं कर सकती थी, है ना। इज दैट क्लियर? यूनिट्स के केस में तो मैं नहीं बता सकती थी ना, मैं ये तो नहीं कह सकती थी ना कि 2200 किलोग्राम्स मैंने ए के डाले, बी के मैंने 3450 किलोग्राम्स डाले, फिर मैंने एक्चुअल लॉस मेरा 250 किलोग्राम्स था और मेरे 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए। क्या मैं ये बात ऐसी कर सकती हूँ? क्या मैं अगर एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे यूनिट्स में गिवन हो तो मैं इस तरह की कोई स्टेटमेंट या रिकंसिलिएशन या जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, क्या मैं ये बना सकती हूँ? नहीं ना, ये तो बात क्लिक नहीं करती ना आपको। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको किलोग्राम्स में जो आउटपुट है वो इस तरीके से अगर एक्सप्रेस कर दे। अब मुझे बताएं आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आपको होगी कंफ्यूजन। अब आपको कंफ्यूजन कहाँ होगी कि मैं जो हूँ वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स के लिए 5650 किलोग्राम्स को इस्तेमाल करूँ या 5400 किलोग्राम्स को इस्तेमाल करूँ? बात समझ आ रही है? ठीक है, अब जरा मुझे वर्कआउट करके बताएं आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स, क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड मिक्स? जल्दी से मुझे बताएं। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये क्लियर कट समझ में आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है, पॉइंट ये है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर इस तरह की कोई सिनेरियो आएगा तो आप पढ़ के ही परेशान हो जाएंगे। इधर तो नॉर्मल लॉस भी है 5 किलोग्राम का, इधर एक्चुअल लॉस भी है 250 किलोग्राम का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स कैलकुलेट करते हुए क्या करेंगे? हाथ पैर फूल जाएंगे, वहीं पे कॉम्प्लिकेशंस ले आएंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे सिनेरियो को। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हमें कितना मटेरियल लगाना चाहिए था ए का और बी का, ये बात सबको समझ आ गई? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हमें मटेरियल ए और मटेरियल बी कितना लगाना चाहिए था, वो होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड मिक्स। अब जरा सोचकर बताएं क्या कैलकुलेट हो रहा है आपका ए और क्या कैलकुलेट हो रहा है आपका बी? हाँ जी, ये क्वेश्चन है पूरा। लेट मी सी कितने लोग इसको पिक करते हैं। 10:50 हो रहे हैं, जल्दी करें, लॉसेस वाली बात हमारी फिर रेफर हो जाएगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराना था ये उसी से रिलेट करता है। हाँ जी, कर रहे हैं सॉल्व। सिर्फ एक ही कैलकुलेट करके बता दें जल्दी से ताकि टाइम सेव हो। चलें जी, एक सवाल मेरे पास आया है 1,18,000 किलोग्राम मटेरियल ए का, और बताएं जनाब। जो कि गलत है। अब्दुल्ला कह रहे हैं 1,08,000 किलोग्राम। वही गलती कर रहे हैं जो मैं डर रही हूँ जिसके बारे में। हाँ जी सना, आपका क्या आंसर है? उजैर, आई नीड एन आंसर फ्रॉम यू एज वेल। शाजेब, अनस, मोहम्मद अहमद, सना भी कह रही है 108, उजैर कह रहे हैं 44,000 ए का, और बी का कितना? एक बहुत सिंपल सी चीज है जो कि आप लोगों में से कोई भी पिक नहीं कर रहा। चले पेन्स डाउन, 44,000 ए का। एमएन भी कह रही है 44,000 ए का। मेरी बात गौर से सुनिएगा जरा, हम स्टैंडर्ड डेटा को देखते हैं। स्टैंडर्ड डेटा क्या कहता है? 45 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट के लिए, अब्दुल्ला ये बात आपको तो फौरन से क्लिक कर जानी चाहिए क्योंकि आपका ही सवाल था ये, है ना, रिलेटेड टू कल का होमवर्क। 45,000 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट के लिए 20 किलोग्राम्स ए के चाहिए होते हैं और 30 किलोग्राम्स बी के चाहिए होते हैं, यही बात है ना। नॉर्मल लॉस को बस हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, दैट्स इट। तो मुझे बात बताएं, अगर 45 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट के लिए, इधर जरा देख लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं उसको। ये कह रहे हैं ना 45 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट के लिए आपको मटेरियल ए कितना चाहिए होता है? 20 किलोग्राम्स ऑफ मटेरियल ए चाहिए होता है। तो मुझे बात बताइए 5,400 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट के लिए कितना चाहिए होगा? अब बात समझ आई? हमें आउटपुट कितना है, हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है? पहली बात तो ये कि हमने फोकस किया 5400 किलोग्राम्स के ऊपर, हमने 5650 किलोग्राम्स को नहीं देखना है ना। यस और नो? ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? हाँ जी, तो आप मुझे बताइए 5400 किलोग्राम्स के लिए कितना किलोग्राम मटेरियल ए का लगेगा? यस 2400। हाँ जी, गलत है आंसर, सबके आंसर गलत आ गए। मुझे बताएं इसमें कोई रॉकेट साइंस थी, कोई कंफ्यूज होने वाली बात थी? नहीं ना, सब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअल लॉस 250 किलोग्राम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने बस फोकस ये करना है कि ये जो 95% है, नहीं लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने ये लिया, कहाँ पे डिफरेंट है देखें। लास्ट एग्जाम्पल ये वाली है हमारी, हमने एग्जैक्टली इसी तरह का डेटा था और यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है 5,000 किलोग्राम। 100/50 यही है, 100/50 हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे हमने करना है 20/45। हाँ जी, आंसर थोड़ी डिफरेंट है ना। इधर देखें, वो ये कह रहा है
कि 50 किलोग्राम्स के आउटपुट पे, ये थोड़ी सी अगेन एग्जांपल थोड़ी सी ऑफ बन रही है ना, नो डाउट्स अबाउट इट, एग्जांपल थोड़ी ऑफ बन रही है, ठीक है, लेकिन हमने फोकस किस पे किया, हमने ये फोकस किया कि हमारा जो आउटपुट है उसके लिए कितना मटेरियल लग रहा है। ये आप सही कह रही है, एग्जांपल थोड़ी ऑफ है, ठीक है, ये एग्जांपल थोड़ी मैंने क्योंकि उसी टाइम अभी बनाई है समझाने के लिए सिर्फ इस पॉइंट को कि आपको जो है आउटपुट के ऊपर उसको डिवाइड जरूर करना है, इस वजह से एग्जांपल थोड़ी इनएक्यूरेट बनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने फोकस की बातें करना है कि जो आपका आउटपुट है, आपने इस चीज को देखना है कि 45 किलोग्राम को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें 20 किलोग्राम ए का चाहिए था, 30 किलोग्राम बी का चाहिए था, ऊपर इन्होंने स्टैंडर्ड डेटा के आगे और कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, तो यही बात हो जाएगी ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि 45 किलोग्राम ऑफ आउटपुट के लिए हमें 20 किलोग्राम ए का चाहिए और 30 किलोग्राम बी का चाहिए था। तो 1 किलोग्राम ऑफ आउटपुट के लिए हमें कितना मटेरियल है, मटेरियल बी निकालना है, वो हमने रेट कैलकुलेट कर लिया। ऊपर वाली एग्जांपल में भी हमने रूल वही फॉलो किया, लेकिन वो न्यूमेरिकल थोड़े वाला था, ठीक है, उसमें जो फिगर है वो इनएक्यूरेट है, लेकिन हमने रूल वही फॉलो किया, बिल्कुल वही वाला फॉलो किया है। मिस हमारा मेरी आवाज आ रही है आपको? एक्चुअल प्रोडक्शन, किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर दीजिए। अच्छा मिस हमारा हाँ जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी, बिल्कुल मैं सरूज का। आई गेटिंग माय पॉइंट? अब बात समझ आ गई? तो अगेन इसको आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हम जो स्टैंडर्ड डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या हमें पर यूनिट दिया हुआ है या वो टोटल किसी क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स का है, ठीक है। तो आपने बेसिकली पर किलोग्राम पहले मटेरियल कंजम्पशन निकालनी है और फिर आपने उसको एक्चुअल किलोग्राम्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको इस तरह से न्यूमेरिकली ये समझ में आ रहा है कि 45 किलोग्राम्स के लिए मटेरियल ए का 20 किलोग्राम लगा था, तो 5400 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट के लिए मटेरियल ए का कितना लगेगा, तो वो एक्चुअली फॉर्मूला आपका कुछ यूं ही बन रहा है। आप ये कह रहे हैं 20 किलोग्राम लग रहा है 45 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट के लिए, है ना, तो 20/45 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हमारा टोटल आउटपुट है 5400 किलोग्राम्स। तो हमारे पास कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी इस्तेमाल होगा, 2400 किलोग्राम हमारे लगेंगे ए के, और इसी तरह से हम बी के केस में क्या कहेंगे, 30/45 इंटू 5400। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3600 किलोग्राम। इज दैट क्लियर? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं यही तो कह रही हूँ कि 142.5 ये गलत, न्यूमेरिकल बेसिकली गलत डल गया उसके अंदर, ठीक है, उस एग्जांपल के अंदर न्यूमेरिकल गलत है। ये वाली प्रॉपर एग्जांपल है विद नॉर्मल लॉस, वो तो मैंने सिर्फ आपको पॉइंट समझाने के लिए किया था, जो कि कल वाले होमवर्क का था, कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेटा एक यूनिट ऑफ आउटपुट का नहीं दिया हुआ, बल्कि फॉर एग्जांपल 20 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट का दिया हुआ, तो आपने कंजम्पशन के लिए नंबर ऑफ किलोग्राम्स को आउटपुट से डिवाइड करना है। ये वाली बात थी जो आप कल वाले होम असाइनमेंट में मिस कर रहे थे, इसलिए मैं कहती थी कि अब आपको ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो वो 100 ओवर आइडियली 100 आइडियली जो मैंने भी पिछली एग्जांपल कराई है, आइडियली यहाँ पे आउटपुट में भी किसी तरीके से 50 किलोग्राम ही आना चाहिए था। यू गेटिंग माय पॉइंट? आइडियली यहाँ पे भी 50 किलोग्राम ही आना चाहिए था। तो ये वाला 50 किलोग्राम ऊपर जो लिखा हुआ है और ये वाला 50 किलोग्राम एक ही बात है, ठीक है, लेकिन मेन एग्जांपल हमारी है। अब जरा पहले होम असाइनमेंट नोट कर लें अनस, फिर मैं आपके क्वेश्चन पर आती हूँ, फिर मैम रूज ने फीडबैक भी आप लोगों का लेना है। आप फीडबैक के बाद नहीं रुकेगा, मैं भी आपका क्वेश्चन देख लेती हूँ, फिर मैम रूज आपका फीडबैक ले लेंगे। होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। एक हमारा लॉस वाला क्वेश्चन था, वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको करके लाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप लोगों का जो है मुझे चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। क्लास वर्क नंबर 10 मैं कल करवाऊंगी। आपका होम असाइनमेंट है क्लास वर्क नंबर 9। क्लास वर्क नंबर 9 बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ये बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आपको उन्होंने वेरिएंसेस वगैरह दे दिए होंगे और आपने वर्क बैक करना है, रिवर्स वर्किंग करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट एक्चुअल परचेज ऑफ ईच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर नहीं था FR 1 में, कि आपको उन्होंने सेल्स बता दिया है, सेल्स को इस्तेमाल करके आपने डेटर्स की फिगर निकालनी है ना, तो उसी तरह से आपको ये काम करना है कि आपको काफी सिनेरियोज में वेरिएंसेस बता दिए हैं, एंड यू हैव टू कैलकुलेट फॉर एग्जांपल परचेज रॉ मटेरियल की एक्चुअल परचेज की फिगर फॉर ईच टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, ये तो फिर आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास वर्क नंबर 9 है जो होम असाइनमेंट। अनस आपके सवाल बड़े हैं छोटे हैं? चले जो क्वेश्चन है मोहसिन और अनस, फिर मैं कल ले लूं, कल आप लोग के क्वेश्चन एंटरटेन कर लूं। चले अनस आपका छोटा सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, मैं मुझे इंतजार कर रही हैं। मिस हमारा नेक्स्ट ऑडिट की क्लास भी है एक्चुअली। जी बिल्कुल बिल्कुल, चले कल पूछ लीजिएगा, ठीक है, कल पूछ लीजिए। मैम रोज अभी आप लोगों का फीडबैक लेती हैं, और होम असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया है क्लास वर्क नंबर 9। बाकी इंशाल्लाह जो असाइनमेंट मैंने आपको देना है वो फिर मैं आपको कल ही दूंगी ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह फॉर श्योर हम लोग अपना शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। फीडबैक के लिए आप क्लास में रहिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके मिस हमारा, थैंक यू।